Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about p block element कार्बन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कार्बन ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर है और ये थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर दिखाता है क्योंकि ये अपने बाकी के रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उनकी वजह क्या हो सकती हैं कि एक तो इसका एटॉमिक साइज़ बहुत ही छोटा है, आयनिक साइज़ बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा है और इसके जो वैलेंस शेल है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो होता क्या है, जो कार्बन है उसमें सिर्फ 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल्स। तो ये सिर्फ 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, जबकि जो बाकी मेंबर्स हैं ग्रुप 14 के उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इनके वैलेंस शेल में होते हैं, तो वो अपनी कोवेलेंसी 6 तक बढ़ा सकते हैं। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14। इसके स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें एक एबिलिटी होती है कि पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है खुद के साथ और बाकी एटम्स जो कि छोटे हैं और या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले छोटे एटम्स के साथ, जैसे कार्बन खुद के साथ पाई बॉन्ड्स बना सकता है या फिर ऑक्सीजन के साथ, सल्फर या फिर नाइट्रोजन के साथ। तो इसकी वजह से इसकी जो ये एनोमलस बिहेवियर है ये इस वजह से है। नेक्स्ट आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो जो फिनोमेना होता है जिसमें एक एलिमेंट 2 या मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है उसको हम एलोट्रोपी कहते हैं, और जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको एलोट्रोपिक फॉर्म्स या फिर एलोट्रॉप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट कहते हैं। तो जो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं एलिमेंट की उसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती हैं। कॉज क्या होता है, वजह क्या होती है एलोट्रोपी की? तो जो डिफरेंस होता है इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटिस, इसकी वजह से एलोट्रोप्स बनते हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है या फिर फुलरीन है। कई बार क्या होता है मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स का भी डिफरेंस होता है, जैसे ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ओजोन में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कई बार मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में भी डिफरेंस हो जाता है, कई बार अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल में भी डिफरेंस हो जाता है। कार्बन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन एंड अनदर वन इज एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, वन इज डायमंड, नेक्स्ट इज ग्रेफाइट एंड द अनदर वन इज फुलरीन। एमॉर्फस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हो जाते हैं आपके कोक, चारकोल एंड कार्बन ब्लैक। और क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो हैं वो एग्जाम्पल्स ऑफ एटॉमिक और कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं। एटॉमिक और कोवेलेंट क्रिस्टल्स में लार्ज नेटवर्क ऑफ न्यूट्रल एटम्स का होता है, या तो सेम का होगा या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स का होगा, लेकिन ये आपस में कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं। तो कोवेलेंट क्रिस्टल्स को हम कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स भी कहते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड, ग्रेफाइट, डायमंड, क्वार्ट्ज, रोम्बिक सल्फर या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो वैलेंसीज जो होती हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स में वो सैचुरेटेड होती हैं और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं, जिससे क्या होता है इनकी पैकिंग थोड़ी लूज होती है और जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं उनका थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू आयनिक क्रिस्टल्स और मेटालिक क्रिस्टल्स। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है टू ब्रेक द कोवेलेंट क्रिस्टल्स। सो देयरफॉर कोवेलेंट क्रिस्टल्स बहुत हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हार्ड होता है, वोलेटिलिटी हार्ड होती है, लो होती है और ज़्यादातर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। और कोवेलेंट क्रिस्टल्स जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इस वजह से क्योंकि ये आयंस के नहीं बने होते और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, क्योंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डायमंड। डायमंड एक प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। डायमंड आपका नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है
और ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम लैब में आर्टिफिशियल डायमंड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग प्योर शुगर, चारकोल एंड आयरन in a graphite crucible at 3000 डिग्री सेल्सियस in an electric furnace। हाई टेम्परेचर में क्या होगा, कार्बन आयरन में डिसॉल्व हो जाता है और इस मोल्टन मास को बहुत तेज़ी से ठंडा करते हैं और बाद में कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि आर्टिफिशियल डायमंड के क्रिस्टल्स को हम ऑब्टेन कर सकें। लेकिन हाई कॉस्ट और पुअर क्वालिटी की वजह से डायमंड्स को आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाता। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक्सरे स्टडीज़ में हम देखते हैं जो डायमंड का क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारे टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं। हर टेट्राहेड्रल यूनिट में एक कार्बन एटम होता है सेंटर में, जो कि बाकी कार्बन एटम्स से कनेक्टेड होता है, जो टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स में होते हैं। कार्बन एटम्स जो होते हैं टेट्राहेड्रॉन के, वो आपस में भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं और जो नेबरिंग टेट्राहेड्रॉन है उनके कार्बन एटम से भी लिंक्ड होते हैं। हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस डायमंड में 154 pm होता है, जो कि एक नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ज़्यादा हार्डनेस की वजह से इसको ग्लास कटर्स या रॉक बोरर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। इसकी रिलेटिव डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3.5। डायमंड ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज होता है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 2.5। इसका मतलब ये है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और रिफ्रैक्ट भी कर सकता है और ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। जितने भी 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर कार्बन एटम में, वो कोवलेंट बॉन्ड्स को बनाने में यूज़ हो जाते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन डायमंड इज़ 1। डायमंड क्रिस्टल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए डायमंड एक पैक्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हीट कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स में लेटिस वाइब्रेशंस की वजह से होती है। तो जब डायमंड को हम हीट करते हैं, थर्मल वाइब्रेशंस बहुत रैपिडली ट्रांसमिट होती हैं थ्रू डायमंड और एक अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। डायमंड इनसॉल्युबल होता है इन ऑल द सॉल्वेंट्स। 900 डिग्री सेल्सियस पे डायमंड एयर में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हीट करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अगर हम इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। वैक्यूम में ये स्टेबल रहता है अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आप इसको 2000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोराइड के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस पे तो ये कार्बन टेट्रा फ्लोराइड बनाता है। डायमंड के यूजेस की बात करें तो ग्लास कटर, रॉक बोरर्स या फिर एब्रेसिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है। प्रेशियस जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने में काम आता है। कई बार डाइस बनाने के काम आता है। फॉर ड्राइंग थिन वायर्स फ्रॉम मेटल्स या फिर हार्ड मटेरियल्स की बनाने में या उनकी पॉलिशिंग में काम आता है। नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट। तो डायमंड की तरह ग्रेफाइट भी एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसको आर्टिफिशियली हम मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं बाय हीटिंग कोक एट 3330 डिग्री केल्विन इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। ग्रेफाइट में फ्लैट 2 डायमेंशनल शीट्स होती हैं या लेयर्स ऑफ कार्बन होती हैं, कार्बन एटम होती हैं। हर शीट और लेयर में फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं और इसको हम रिगार्ड कर सकते हैं एज ए फ्यूज्ड सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग्स। हर कार्बन एटम बाकी के 3 कार्बन एटम से कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होता है। कार्बन एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि डायमंड में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। तो इसका मतलब ये हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हो गया जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाता है। जो इंटरलेयर डिस्टेंस होता है बिटवीन द लेयर्स
वो 340 pm होता है। इंटरलेयर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, मोर देन ट्वाइस द कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। ये इंडिकेट करता है कि लेयर्स कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन नहीं होती लेकिन वीक वंडरवॉल फोर्सेस से ज्वाइंट होती हैं, इसीलिए इसकी लेयर्स स्लिप करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिससे ग्रेफाइट को लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी मिलती है। जो वाइड स्पेसिंग बिटवीन द लेयर्स होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसके एटम्स आपस में पैक नहीं होते और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली स्पेस को फिल नहीं करते, इसीलिए ग्रेफाइट की डेंसिटी डायमंड से कम होती है। ग्रेफाइट की 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा ग्रेफाइट एंड बीटा ग्रेफाइट, लेकिन ये दोनों ही फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। अगर आप बीटा को हीट करेंगे तो ये अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप अल्फा ग्रेफाइट को ग्राइंड करेंगे तो ये बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो बॉन्ड लेंथ इसमें 141.5 pm होती है। लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स वीक वंडरवॉल फोर्सेस से आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसकी लेयर्स आपस में स्लिप करती हैं। ये सॉफ्ट होता है और एक अच्छा लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। हर लेयर में हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और बाकी के कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है 2p ऑर्बिटल में और वो डीलोकलाइज्ड रहता है थ्रू आउट द लेयर स्ट्रक्चर। इसी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ग्रेफाइट में 1.33 होती है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से काफ़ी थर्मल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3700 डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट बर्न करता है एयर में एट 700 to 800 डिग्री सेल्सियस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट का एल्कलीज और डाइल्यूट एसिड्स का कोई असर नहीं होता है ग्रेफाइट पर, लेकिन ग्रेफाइट केमिकली ज़्यादा एक्टिव है देन डायमंड। अगर आप कंसनट्रेटेड एसिड से इसे ट्रीट करते हैं तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक इनसॉल्युबल येलोइश ग्रीन सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम ग्रेफाइटिक एसिड कहते हैं। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम इससे ट्रीट करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है टू मैलिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। क्रोमिक एसिड के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ग्रेफाइट थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल है देन डायमंड और इसकी जो फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज़ 1.9 किलो जूल पर मोल, विच इज़ लेस देन डायमंड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर। तो अगर हम देखें थर्मोडाइनमिकली तो डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर ये एनर्जी अवेलेबल है तो चेंज हो जाएगा और डायमंड टिप्ड ड्रिल्स बर्न आउट हो जाती हैं और ग्रेफाइट बनाती हैं अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। लेकिन रिवर्स प्रोसेस थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल नहीं होता और बहुत ज़्यादा फोर्सिंग हाई एनर्जी कंडीशंस की ज़रूरत होती है टू कन्वर्ट ग्रेफाइट टू डायमंड। ग्रेफाइट को आप सिंथेटिक डायमंड में 1600 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अ प्रेशर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 60,000 एटमॉस्फेयर। ग्रेफाइट डायमैग्नेटिक होता है। अब हम इसके यूजेस की बात करेंगे तो उसको हम लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। ग्रेफाइट नॉन वॉलेटाइल होता है तो उसको मशीनरी पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और जो हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं। काफ़ी ग्रीजी सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट होता है, पेपर को ब्लैक मार्क करता है, तो इसको वैक्स और क्ले की क्वांटिटीज से मिक्स करते हैं। ग्रेफाइट को हम लेड पेंसिल के कोड्स बनाने में यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट को हम ब्लैक लेड और प्लम्बैको भी कहते हैं। ग्रेफाइट से हम इलेक्ट्रोड्स भी बनाते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेसेस एंड ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, इसीलिए रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल्स बनाने के काम में आता है जो यूज़ करते हैं हम मेटल्स को इंडस्ट्री में मेल्ट करने के लिए। ग्रेफाइट को हम मॉडरेटर की तरह भी यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉमिक रिएक्टर।
ग्रेफाइट को हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। अब हम डिस्कस करेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। डायमंड नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि ग्रेफाइट नेचुरली एग्जिस्ट करती है और उसको हम आर्टिफिशियली भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड ग्रीजी टू टच है। डायमंड एक एज ए ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स की तरह एग्जिस्ट करता है, जबकि ग्रेफाइट हेक्सागोनल क्रिस्टल की तरह एग्जिस्ट करती है। डायमंड इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स होता है, जबकि ग्रेफाइट सॉल्युबल इन सम सॉल्वेंट्स होता है। डायमंड बर्न करता है एयर में 900 डिग्री सेल्सियस पे टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ग्रेफाइट बर्न करता है एयर में 700 to 800 डिग्री सेल्सियस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.45, जबकि ग्रेफाइट ब्लैक होता है एंड ओपेक होता है। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। अब हम बात करेंगे ऑयल टैग की। ऑयल टैग की कंपोजिशन होती है पेट्रोलियम ऑयल 85%, ग्रेफाइट 10% एंड बाइंडर्स 5%। ऑयल टैग के फंक्शंस क्या होते हैं? तो कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है, 482 डिग्री सेल्सियस तक अच्छे से लुब्रिकेट कर सकता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 900 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करता है थ्रू मोर इफेक्टिव लुब्रिकेशन। इसकी जो सॉलिड लुब्रिकेटिंग फिल्म है वो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करती है, जिससे कई बार अप्लायंसेस की जो डिसअसेंबल हो जाते हैं वो प्रिवेंट हो जाता है। नए इक्विपमेंट्स के लिए ब्रेकिंग टाइम रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट आता है एक्वाडेक, दैट इज एक्वस deflocculated adhesion graphite. It is a colloidal suspension of fine particles of graphite in water and is used as a lubricant. एक स्मूथ कंटिन्यूअस ड्राई फिल्म बनाता है with extra long wear life. So that's all for the day. Thank you so much.